नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम की लास्ट सब्जेक्ट। अपन पिछली 8 क्लासों में 8 सब्जेक्ट्स की चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। कौन सी सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे साथियों? एनिमल हस्बेंड्री की। आई होप आप सभी की एग्जाम्स बहुत अच्छी गई होगी और आपकी जो एग्जाम थी स्टैटिक्स की, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐप पर 6 से 8 घंटे की क्लासें अवेलेबल है, वहां से आपने बढ़िया तरीके से क्लासें ली होगी। और जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं है, उसी के अंदर से जो 6 से 8 घंटे में पढ़ाया उसी में से आया है। और आप सभी के शायद बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे, जैसा कि आप सभी को फील भी हो रहा है कि कैसा आपका पेपर हुआ है। और साथियों, आज अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। उससे पहले मैं बता देता हूं, जो अन्य जो कॉलेजेस है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है, इनमें अगर कोई स्टूडेंट्स आपके जानकार हो तो स्टैटिक्स के कोर्स के बारे में और इसके अलावा इन क्लासेस के बारे में जरूर बताना, ताकि उनका 80 से 80% लगभग सिलेबस कंप्लीट हो सके और स्टेट का कंप्लीट सिलेबस हो सके। साथियों, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले आया था कि जो अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जितनी भी कॉलेजेस हैं उनमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 60% विद्यार्थियों के बैक है। तो उनको साथियों अपना जो मटेरियल है उन तक पहुंचाइए, ताकि किसी स्टूडेंट के बैक वगैरह नहीं रहे हैं। और आज की सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। कौन सी सब्जेक्ट है? पेपर सॉल्यूशन है एनिमल हस्बेंड्री के। कौन सी सब्जेक्ट के हैं? एनिमल हस्बेंड्री के लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। क्या है? लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन देखते हैं 2019-20 का पेपर। कौन सा देखते हैं? 2019-20 का पेपर, जिसमें सबसे पहले अपने डेफिनेशन पूछी गई है ब्रीड की। किसकी पूछी गई है? ब्रीड या नस्ल की क्या पूछी गई है? डेफिनेशन पूछी गई है। देखो, ब्रीड की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, पशुओं का एक क्या होता है? समूह होता है। पशुओं का एक क्या होता है? समूह होता है, जो कि वंश तथा अन्य समान लक्षण उसमें क्या पाए जाते हैं? उनके वंश समान होते हैं और लक्षण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। उनकी समान आकृति होती है, आकार होता है और संरूपण होता है। इसमें क्या होते हैं? वो सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। पशुओं का एक क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसमें वो सभी क्या होते हैं? समान होते हैं, कॉमन होते हैं। तो उस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? ब्रीड या नस्ल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है किसकी है? सिलेक्शन की। देखो, सिलेक्शन क्या कहलाता है? देखो, पशुओं में सिलेक्शन की डेफिनेशन पूछी गई है। देखो, पशुओं को उनके एक ब्रीडिंग स्टॉक में से वांछित पशुओं को वांछित लक्षणों के आधार पर पशुओं को अलग करना, या जो वांछित लक्षणों वाले जो पशु है उनको अलग करना या उनको चयन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? चयन करना। मतलब जैसे मान लो कोई भी अपना पशुओं का क्या है? ग्रुप है। अब उसमें अपन वांछित लक्षण वाले मतलब उत्तम लक्षण वाले पशुओं को क्या करते हैं? पशुओं को अलग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिलेक्शन कहते हैं। अब देखो, इसके बाद में है वियरिंग। क्या डेफिनेशन है? देखो, विनिंग की डेफिनेशन क्या होती है? विनिंग, देखो, विनिंग आपने देखी भी होगी कि विनिंग जो टर्म होती है वो मोस्टली जो गाय होती है, गाय का जो बछड़ा होता है उसको क्या करते हैं? अलग करके उसको पालते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। बछड़े को उसके जन्म के पश्चात क्या करते हैं? उसके पश्चात, जन्म के पश्चात में उसको अपनी माँ से या गाय से अलग करके उसको क्या करते हैं? पालते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? विनिंग कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने ड्राई पीरियड की। किसकी है? ड्राई पीरियड की। शुष्क काल क्या होता है? शुष्क काल क्या होता है साथियों? जो पशु ऐसा समय जिसमें क्या नहीं देता है? दूध, मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्राई पीरियड कहते हैं। वह अवस्था जिसमें कोई गर्भित जो पशु होता है उसके शरीर में महत्वपूर्ण क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, एवं अगले दुग्ध काल की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पशु को ब्याने से मतलब 2-3 महीने पहले उसका दूध निकालना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। मतलब पशु ब्याता है उससे 2 महीने पहले क्या कर देते हैं? दूध निकालना बंद कर देते हैं। लगभग ड्राई पीरियड की बात करें तो कितने दिन का होता है? 60 दिन का ड्राई पीरियड या
या शुष्क काल होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है अपने प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, देखो पशुओं में एक प्रकार की क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक चेंजेज होता है, जिसमें क्या होता है, पशुओं में शारीरिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें कम उम्र के जो पशु होते हैं, पशु शरीर जैसे यौन प्रजनन के लिए क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, मतलब वयस्क शरीर में बदल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। मतलब पशुओं का क्या है, पशुओं की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कम उम्र के जो पशु है उनमें जो यौन प्रजनन के लिए वो क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, और उनका शरीर क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्यूबर्टी कहते हैं। देखो जैसे मादा पशु में अंडाणु निर्माण होना क्या होता है, प्यूबर्टी का क्या है, लक्षण है। इसके बाद में देखो अंतर पूछा गया है अपने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के अंतर। किसके अंदर अंतर पूछा गया है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर पूछा गया है। देखो इन ब्रीडिंग जीवों के प्रजनन में संतान का उत्पादन जो कि परस्पर क्या होता है, आनुवांशिक क्या होता है, आनुवांशिक रूप से वो क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसमें देखो जीवों के में जो क्या होता है, प्रजनन होता है, जो ब्रीडिंग होती है, इसका उत्पादन जो कि आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, असंबंधित होते हैं। ये जेनेटिकली रूप से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ये जेनेटिकली रूप से क्या होते हैं, असंबंधित होते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है, यह ब्रीडिंग एक ही जाति के जीवों के मध्य होती है। मतलब जो इन ब्रीडिंग होती है वो एक ही जाति के जीवों के मध्य होती है, और यह क्या होती है, यह ब्रीडिंग अलग अलग प्रजातियों के मध्य होती है। इसके बाद में देखो आनुवंशिक रूप से समान जीवों का क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। इन ब्रीडिंग में आनुवंशिक रूप से समान जीवों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और इसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न जीवों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसके बाद में देखो उत्पन्न जो संतानें हैं उनमें क्या होती है, पावर शक्ति क्या होती है, कम होती है, और उत्पन्न संतानों में पावर या शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में देखो आगे हैं, देखो हाँ मतलब ये समांगी, मतलब ये क्या करते हैं, समांगी को बढ़ाकर शुद्ध रेखाओं के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। मतलब इसमें समांगी प्रकार की जो प्रजातियां होती है उनमें क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, और उनसे क्या होता है, शुद्ध रेखाओं का क्या होता है, विकास होता है, और इसमें वांछनीय विशेषताओं के साथ में संकर प्रजातियों के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद में देखो जो संभोग की सफलता है वो क्या होती है, संभोग की जो सफलता दर है वो क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें सफलता दर क्या होती है, कम होती है। जैसे इसमें एग्जांपल की बात करें तो सेल्फ ब्रीडिंग हो गया, बैक क्रॉस हो गया, और सेलेक्टिविटी ब्रीडिंग हो गया, और इसमें आउट क्रॉस हो गया। ये इसका क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं। फिर अपना आता है नेक्स्ट, एक तो आता है ड्राई रफेजेज और एक आता है ग्रीन रफेजेज। मतलब एक तो शुष्क जो चारा है पशुओं के लिए वो आता है, एक आता है ग्रीन मतलब हरा चारा। देखो इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में देखो जो ड्राई रफेजेज है वो क्या होता है, वजन में क्या होता है, हल्का होता है, वजन में क्या होता है, हल्का होता है, और ग्रीन रफेजेज वजन में क्या होता है, भारी होता है। इसके बाद में देखो इसका पाचन क्या होता है, धीमी गति से। ड्राई रफेजेज का पाचन क्या होता है, धीमी गति से होता है, और इसका ग्रीन रफेजेज का पाचन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसके बाद में देखो ड्राई रफेजेज में इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये ड्राई रफेजेज और ग्रीन रफेजेज में क्या है, मुख्यतः अंतर है। जैसे हरे चारे वाली फसलें आ जाएगी और इसमें शुष्क चारा आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे अपने क्वेश्चन आया हुआ है ब्रूडिंग ऑफ चिक्स, मतलब चिक्स की ब्रूडिंग अपने को देखनी है। देखो जो नवजात जो चूजे होते हैं, क्या होते हैं, नवजात जो चूजे होते हैं, इनको कृत्रिम रूप से गर्म तापमान क्या करते हैं, गर्म तापमान प्रदान करते हैं। जो नवजात जो चूजे होते हैं उनको कृत्रिम रूप से गर्म
तापमान क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और या इनक्यूबेटर में, मतलब ये इनक्यूबेटर क्या होती है, एक मशीन होती है, एक उपकरण होता है जिसमें कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, वातावरण प्रदान किया जाता है। इसमें रख कर उनका पालन करना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ब्रूडिंग कहलाता है। नवजात चूजों को कृत्रिम रूप से गर्म तापमान प्रदान करके या इनक्यूबेटर में रखकर उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग क्या है, चूजों को पालने की क्या है, कला और विज्ञान है। ब्रूडिंग क्या है, चूजों को पालने और इसको पालने की क्या है, कला और विज्ञान है। इसके बाद में देखो ब्रूडिंग की क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या है नेचुरली ब्रूडिंग, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, अपन इसको इनक्यूबेटर में रखते हैं या कृत्रिम रूप से क्या देते हैं, इसको इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। और देखो अब सबसे पहले देखते हैं नेचुरली ब्रूडिंग। इस प्रकार की जो ब्रूडिंग होती है, इसमें जो ब्रूडी जो मुर्गी होती है, इसका उपयोग अंडों को सेने या गर्मी प्रदान करने के लिए यूज दिया जाता है। साथियों अगर बात करें अपन कि जो चूजों को सेने की जो क्रिया होती है, अब उसमें टेम्परेचर की अपने को क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसमें नेचुरल ब्रूडिंग में टेम्परेचर कौन प्रदान करती है, मुर्गी प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, मुर्गी प्रदान करती है। तो ये क्या होती है, नेचुरल ब्रूडिंग होती है। अब देखो दूसरी आती है अपने कि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग क्या होती है। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग क्या होती है, इस प्रकार की जो भी ब्रूडिंग होती है इसमें आर्टिफिशियल मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इनक्यूबेटर हो गया, इनक्यूबेटर में क्या करते हैं, अंडों को 45 डिग्री के कोण पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इनब्रूडिंग में क्या करते हैं, मतलब इसमें एक मेथड आर्टिफिशियल मेथड यूज लेते हैं जिसमें इनक्यूबेटर में क्या करते हैं, जो अंडे होते हैं उनको 45 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, रखते हैं तथा एक के साथ लगभग एक साथ में हजारों अंडों को क्या दिया जाता है, एक तापमान दिया जाता है, कृत्रिम रूप से तापमान प्रदान किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इन आर्टिफिशियल ब्रूडिंग कहते हैं। और इसमें अगर बात करें तो हॉवर ब्रूडर आता है और इसके अलावा इंफ्रारेड ब्रूडर, मतलब ये क्या करते हैं, एक कृत्रिम रूप से उसको टेम्परेचर प्रदान करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने हैं किन दुधारू गायों के लिए हरे चारे का महत्व, मतलब हरे चारे का क्या बताना है, महत्व बताना है। तो हरे चारे का महत्व देखो पशुओं के लिए क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए क्या होता है। सबसे पहले है कि हरे चारे में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब बात करें कि शुष्क चारे में नहीं होते क्या, बिल्कुल होते हैं पर कम मात्रा में होते हैं। क्यों, क्योंकि उन पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है। इस कारण हरी मात्रा में जो पौधे की हरी मात्रा होती है उसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोटीन पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, प्रोटीन की कमी से जो भी विभिन्न पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है उनमें क्या है, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद में देखो हरे चारे में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए का क्या है, अपर रूप है। और इसके बाद में जो पशुओं में क्या करता है, अंधेपन की बीमारी से क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है विटामिन ए की कमी। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है चौथा टॉपिक। चौथा देखो पशुओं को हरा चारा खिलाने से पशुओं के रक्त संचार में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब पशुओं का रक्त संचार क्या होता है, अच्छा रहता है। और पांचवा नेक्स्ट है हरा चारा स्वादिष्ट होने के साथ साथ में क्या होता है, पाचनशील होता है, जिससे पशुओं में पाचनशीलता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हरा चारा खिलाने से पशुओं की त्वचा जो होती है वो मुलायम और चिकनी होती है और इस वजह से पशुओं में क्या रहता है, फैट वसा की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हरा चारा खिलाने से दूध देने वाले पशुओं में क्या होती है, दूध की मात्रा बढ़ती है। और हरा चारा खिलाने से पशु समय से गर्मी में आने लगते हैं और तथा गर्भ धारण की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जो हीटिंग की उनकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, समय से पहले आती है और इस कारण से उनकी गर्भ धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जो
गायों की देसी दुधारू नस्लें हैं उनका महत्व है। जो गायों की देसी दुधारू नस्लें हैं इनका क्या महत्व है। देखो दुधारू जो नस्लें होती है और जो भी कौन सी देसी नस्लें होती है इनका क्या महत्व है। देखिए देखो सबसे पहले हैं कि जो अपने देसी नस्लें हैं जो कि अपने देश में भारत देश में पाई जाती है उन नस्लों का क्या महत्व है। सबसे पहले देखो जो देसी नस्लें होती है वो क्या होती है। देखो वे पशु या वे गायें जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है और जो हमारे देश में क्या है बहुलता या बहुतायत पाए जाते हैं, मतलब अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं देसी गाय या देसी जो दुधारू नस्लें कहते हैं। अब इसके बाद में देखो जो भारतीय गायें हैं या देसी गायें हैं उनका वर्गीकरण हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहली है दुधारू देसी नस्लें और इसके अलावा भारवाही नस्लें और द्विप्रयोजनी नस्लें। देखो सबसे पहले है अपनी कौन सी दुधारू नस्लें, कौन सी आती है मिल्च ब्रीड्स या दुधारू नस्लें। देखो जो ये अपनी दुधारू नस्लें हैं इनमें दूध की मात्रा कितनी देते हैं, ये 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें मतलब इनका मेनली अगर इनको पालते हैं ना तो वो किसके लिए पालते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और बात करें कि कौन कौन सी नस्लें हैं तो साहिवाल आ जाएगी, गिर आ जाएगी, राठी आ जाएगी, लाल सिंधी आ जाएगी, इसके अलावा देवनी आ जाएगी। भारवाही नस्लों की बात करें तो ये क्या करती है, ये दूध तो कम देती है पर ये भार मतलब बैलों के रूप में इनके जो नस्ल के जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं अच्छे भारवाहक होते हैं और ये कम दूध देते हैं 1200 से 1500 लीटर। कितना देते हैं 1200 से 1500 लीटर, जैसे नागौरी नस्ल हो गई, अमृतमहल हो गई और मालवी नस्ल हो गई। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपने हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। कौन सी आती है द्विप्रयोजनी नस्लें, मतलब ये क्या करती है भारवाहक का भी कार्य करती है और किसका कार्य करती है दूध मिल्क प्रोडक्शन का भी क्या करती है कार्य करती है। ये 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है दूध देती है। जैसे थारपारकर हो गई, राठी हो गई, हरियाणवी हो गई, कांकरेज हो गई और मेवाती हो गई। ये क्या करती है मतलब दोनों काम करती है भारवाहक के रूप में भी और इसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी क्या करती है कार्य करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है गायों एवं भैंसों में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके बारे में देखो गायों और भैंसों में जो क्या होता है कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दिख तो रहा है ना आपको। देखो सबसे पहले कि जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं ये क्या है एक प्रजनन की क्या है विधि है। कृत्रिम गर्भाधान क्या है प्रजनन की क्या है विधि है और कृत्रिम रूप से करते हैं। इसमें किस रूप से करते हैं कृत्रिम रूप से करते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए नर पशु का जो वीर्य होता है वो कृत्रिम विधियों द्वारा मादा पशु के जननांगों तक क्या किया जाता है पहुंचाया जाता है और ये क्या कहलाता है आर्टिफिशियल जो अपना आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान होता है वो कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है जैसे मान लो नर पशु है, अब नर पशु का जो वीर्य है वो अपने जो मादा पशु होते हैं उनके जननांगों तक पहुंचाते हैं, वो भी कैसे कृत्रिम तरीके से। तो इसे क्या कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और इसके बाद में देखो आगे की ओर भारत में जो सर्वप्रथम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था या मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान था वो 1939 में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा मैसूर कर्नाटक में किया गया तथा विश्व में आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है या कृत्रिम गर्भाधान है वो 1932 में किया गया। और आर्टिफिशियल मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान है इसके द्वारा पशुओं को जो गर्भित करने की जो विधि है इसके अंतर्गत निम्न जो चरण है वो सम्मिलित होते हैं। मतलब निम्न चरण अपने को क्या करने होते हैं फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले देखो वीर्य को क्या करना होता है एकत्रित करना होता है। जो अपना वांछित क्या होता है वांछित लक्षणों वाले अपन जो सांड होता है उससे क्या करते हैं वीर्य का क्या करते हैं एकत्रीकरण करते हैं। एकत्रीकरण करने के बाद में वीर्य का क्या करते हैं परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं परीक्षण करते हैं और इसके बाद में वीर्य का क्या करते हैं तनु
तनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? तनुकरण करते हैं। इसके बाद में इसमें वीर्य को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसको क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं। इसके बाद में मादा में जो वीर्य होता है उसका क्या कर देते हैं? सेंचन कर देते हैं, मतलब जो वीर्य का क्या किया? स्टोरेज किया, उसको मादा तक पहुंचाते हैं, मादा के जननांगों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसकी होती है। सबसे पहले क्या किया? वीर्य को एकत्र किया, उसका परीक्षण किया, उसको तनुकृत करके इसके बाद में उसका क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, भंडारित कर दिया। भंडारित करने के बाद में जो मादा है, मादा के जननांगों तक क्या करते हैं? संचित करते हैं, मतलब उसको पहुंचाते हैं। आर्टिफिशियल जो गर्भाधान है उसकी ये क्या हो जाती है? प्रोसेस हो जाती है सबसे पहले। फिर इनका क्या है? मादा में जो क्या होता है? सेंचन, वीर्य का सेंचन। इसके बारे में देखो, गाय व भैंसों को गर्भित कराने के लिए जो रेक्टोवेजाइनल जो विधि है इसका अधिक क्या करते हैं? यूज करते हैं। मतलब जो गाय और भैंसों में जो वीर्य का अपन क्या करते हैं? सेंचन करते हैं, तो वो कौन सी विधि से करते हैं? रेक्टोवेजाइनल विधि से। कौन सी से? रेक्टोवेजाइनल विधि से करते हैं। और इस विधि में एक हाथ कहाँ? मलद्वार में तथा जो गर्भाशय हैं इसकी गिरवा को बाहर से क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। तथा इसके साथ ही जो जीवाणु रहित जो प्लास्टिक की पिपेट है, जीवाणु रहित प्लास्टिक की पिपेट कैसी है? स्टरलाइज्ड, मतलब निर्जमीकृत होनी चाहिए। और जो पिपेट है वो क्या करते हैं? योनि में धीरे धीरे क्या करवानी पड़ती है? प्रवेश करवानी पड़ती है। और इसके बाद में जो अपनी पिपेट का जो क्या है? अंतिम सिरा है, जो पिपेट है कृत्रिम रूप से कर रहे हैं, तो इसकी पिपेट का जो अंतिम सिरा है वो क्या करते हैं? गर्भाशय की गिरवा तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में जो बाहरी सिरे में जो 0.5 से कितना वीर्य की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 2.0 ml जो वीर्य की मात्रा है वो पिचकारी की सहायता से कहां पर पहुंचा दिया जाता है? जो मादा है उसके अंगों तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार से पशुओं में कृत्रिम विधि से क्या किया जाता है? उनको गर्भित किया जाता है। मादा पशुओं को क्या किया जाता है? कृत्रिम तरीके से गर्भित किया जाता है। इसके बाद में देखो, जो भेड़ है, भेड़ और जो बकरी है उसमें आर्टिफिशियल जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं वो गर्भित करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारू गायों व भैंसों की देखरेख और प्रबंध। मतलब जो दुधारू गायें हैं, मिल्क प्रोडक्टिव जो अपनी नस्लें हैं, उनकी देखरेख कैसे करते हैं और उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे साथियों। देखो सबसे पहले हैं जो गर्भकाल के समय जो अपनी जो पशु होते हैं, जो मादा पशु होती है वो अपने, देखो साथियों अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? जो दुधारू गायें हैं उन और भैंसें, उनकी देखरेख और उनका क्या करना है? प्रबंधन करना है। देखो इसमें क्या होता है, गर्भकाल के समय जो मादा पशु होती है वो अपने शरीर के साथ साथ में गर्भ में पल रहे बच्चे को भी क्या करती है? पोषण देती है, या उसको क्या करती है? पोषण देना पड़ता है, भोजन देना पड़ता है। अगर गर्भित पशु दूध दे रहा है तो उसे अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर वो दुधारू पशु है तो उसको अधिक मात्रा में पोषक तत्व देने की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। इसलिए गर्भाधान के समय जो मादा पशु होती है उसकी देख रेख करना क्या होता है? अत्यंत क्या होता है? जरूरी होता है, ताकि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो क्या रहे? स्वस्थ रहे। अब देखो गर्भित जो पशु होता है उसकी देखरेख निम्न तरीकों से की जा सकती है। साथियों यहाँ पर पूछ अपने क्या रहा था? दुधारू पशुओं की दुधारू जो पशु है, जैसे गाय हो गया और भैंस हो गया, उनका अपने को देखना था। अपन देख किसका रहे हैं? गर्भित पशुओं का। तो ये भी आपको मिल जाएगा या तो पीडीएफ में आगे की ओर, या फिर मैं बता दूंगा ये कि कहाँ पर आपको पढ़ना है। और मैंने कहा था साथियों आप सभी को जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो भी अपने अकाउंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। 8690596638 इन नंबरों पे मैसेज करके एक बार
फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्लासें कैसे लगी, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा था कि मैं आपकी कंप्लीट 10 की 10 जो सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट अपनी टोटल थी, उनकी क्लासेस लगाऊंगा और उनकी क्लास मैंने लगाई जैसा कि मैंने कहा आपको। तो साथियों आपको फीडबैक जरूर देना है। डिस्क्रिप्शन में जो भी अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं तो उनसे कनेक्ट जरूर होना है। देखो गर्भवती पशुओं की जो देखभाल है वो देखो, गर्भित जो पशु होते हैं उनको ब्याने से पहले ध्यानपूर्वक संतुलित आहार देना चाहिए। मतलब अपने को क्या देना चाहिए, जो गर्भित पशु है उनका ब्याने से पहले उनको ध्यानपूर्वक और संतुलित आहार देना चाहिए, ताकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की क्या नहीं हो, कमी नहीं हो। इसके बाद में देखो गर्भित पशुओं से नियमित रूप से चारागाह में चरने के लिए क्या बनानी चाहिए, योजना। संतुलित भोजन देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए और उनको चारागाह में चरने के लिए क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए। और 1 वीक पहले, मतलब जैसे मान लो ब्याने से 1 वीक पहले उसको कहीं भी नहीं भेजना है चरने के लिए चारागाह में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो गर्भित पशु हैं उनको पशुओं को अन्य पशुओं से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, जो कि गर्भपात हो चुका हो। जिनका गर्भपात हो चुका हो उन पशुओं से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इसके बाद में है गर्भित पशु के साथ में प्रेम पूर्वक क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में देखो जो गर्भित जो पशु है उनका ब्याने के 2 मंथ पूर्व दूध निकालना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं ड्राई पीरियड या शुष्क काल कहते हैं। ऐसा न करने से पशु द्वारा जो उत्पादित जो दूध है वो अगले ब्यात में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो गर्भित पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा भी क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए। जैसे अगर हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो तो है और साइलेज आदि अपने को क्या करना चाहिए, उनको फीड के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भित पशु को खनिज पोषक तत्व तथा पर्याप्त मात्रा में खिलाने चाहिए। मतलब जो गर्भित पशु है उसको खनिज पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए। तथा पशु को नहलाने के पश्चात में सरसों के तेल की क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ताकि पशु की त्वचा क्या रहे, चमकदार रहे। क्या रहे साथियों, चमकदार रहे। इसके बाद में नेक्स्ट है गर्भित पशुओं को जो मारने वाले या उनके साथ में गलत बर्ताव करने वाले जो पशु है उनको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। मतलब मारने वाले पशुओं को साथ में नहीं रखना चाहिए, लड़ाई करने वाले पशुओं को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये उनकी देखभाल होती है। फिर इसके बाद में है एक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए स्थान का क्या महत्व है, और गायों के लिए जो पूछ से पूछ वाली आवास जो विधि है उसके बारे में पढ़ाई समझाइए, या उसकी विशेषताओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। टेल टू टेल सिस्टम का जो हाउसिंग है उसको अपने को समझाना है। सबसे पहले है डेयरी फार्म शुरू करने से पहले या करने के लिए सर्वप्रथम किसका चयन करना चाहिए, स्थान का चयन करते हैं। मतलब जब भी अपन डेयरी फार्म खोलते हैं तो उसके लिए अपने को सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है, स्थान का चयन करना पड़ता है। और जो चयनित जो स्थान है अपन जो स्थान का चयन कर रहे हैं वो पशुओं के लिए क्या रहता है, अत्यधिक महत्व रखता है। जैसे स्थान ऐसा होना चाहिए जो पशुओं के लिए क्या हो, अनुकूल हो। देखो जैसे चयनित पशुओं के अनुकूल होने पर पशु आसानी से वहां पर रह सकते हैं, और अच्छा सुंदर और आकर्षक क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, ताकि पशु उस स्थान पर क्या कर सके, अनुकूल रह सके। इसके बाद में है अच्छे चयनित स्थान से तात्पर्य है कि वहां पर आवागमन जो साधन होते हैं उनके लिए क्या हो, अच्छी सड़कें हो। अगर कोई साधन आता जाता है तो उनके लिए क्या हो, अच्छी सड़कें हो। इसके साथ ही प्रत्येक ऋतु के अनुसार
पशु को चारा उपलब्ध हो ताकि पशु द्वारा उत्पादित जो कि दूध की मात्रा है वो गिरावट नहीं हो, पशुओं के द्वारा जो दूध की मात्रा देनी है उसमें गिरावट नहीं हो, और पानी की पर्याप्त मात्रा वहाँ पर क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, और चयनित स्थान पर क्या होनी चाहिए, कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए, चयनित स्थान क्या होना चाहिए, कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि वहाँ पर पानी वगैरह नहीं भरे, जिससे कि वर्षा ऋतु में उस स्थान पर पानी एकत्र नहीं हो। और पर्याप्त डेयरी फार्म के लिए जो चयनित स्थान है वो कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, और जिससे पशुओं को बांधने में क्या हो सके, आसानी हो सके, क्या हो सके, बांधने में क्या हो सके, आसानी हो सके। इसके बाद में है कि स्थान पर्याप्त मात्रा में, जो स्थान है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर पशुओं के लिए जो लूज हाउसिंग सिस्टम है, मतलब खुला जो घर की जो प्रणाली है वो अपने को अपनानी चाहिए। मतलब स्थान पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने पर पशुओं के लिए लूज हाउसिंग सिस्टम क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, तथा स्थान कम मात्रा में उपलब्ध होने पर डबल रो सिस्टम मेथड को क्या करते हैं, अपनाते हैं। मतलब इसमें डबल रो सिस्टम को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और डबल रो सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। देखो पहला है हेड टू हेड डबल रो सिस्टम, एक होता है टेल टू टेल डबल रो सिस्टम। अब अपन चर्चा करते हैं जो आपने पूछा था टेल टू टेल डबल रो सिस्टम। कौन सा पूछा था साथियों, टेल टू टेल डबल रो सिस्टम। देखो इस मेथड में जो दोनों पशु होते हैं, इस मेथड में जो दोनों पशु होते हैं उनकी टेल क्या रहती है, आमने सामने रहती है। उनकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है वो क्या रहती है, आमने सामने रहती है। अर्थात दोनों एनिमल्स के जो माउथ है वो क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। मतलब इसका मुंह है इधर होगा, इसका मुंह इधर होगा, इसकी पूंछ इधर होगी, इसकी पूंछ इधर होगी। मतलब ये क्या रहते हैं, टेल टू टेल मेथड होता है ये। इन मेथड में दोनों पशुओं के पीछे की ओर जो रहता है वो क्या रहता है, फिट रहता है। मतलब क्या रहता है, फिट रहता है। मतलब इनकी जो पूंछ होती है वो क्या रहती है, दोनों की आमने सामने। मतलब इसकी पूंछ इधर रहेगी इस पशु की, ये यहाँ पर बंधा रहेगा, ये यहाँ पर बंधा रहेगा। अब देखो इसके बाद में है इस मेथड में जो एनिमल्स है वो 2 पंक्तियों में होते हैं। कैसे होते हैं, 2 पंक्तियों में होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, 2, एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। मतलब ये क्या रहते हैं, 2 पंक्तियों में रहते हैं और समांतर रहती है। दोनों पंक्तियां क्या रहती है, समांतर रहती है। यह विधि स्थान के कम मात्रा में उपलब्ध होने, मतलब यह विधि होती है वो स्थान के कम मात्रा में उपलब्ध होने तथा एनिमल्स के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने की कंडीशंस को क्या करते हैं, अपनाते हैं या अपनाई जाती है। देखो नेक्स्ट है, इस मेथड में एक उसके हाउस के लिए कितनी जगह पड़ती है। मतलब इसमें अगर अपन हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है, 20 से 30 फीट स्क्वायर के लिए। मतलब 20 से 30 फीट के लिए क्षेत्रफल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। गाय के लिए और भैंस के लिए कितनी होती है, 25 से 30 फीट स्क्वायर की। कितनी, 25 से 30 फीट स्क्वायर की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। ये अपना टेल टू टेल मेथड होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू गायों तथा भैंसों के दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से आते हैं। जो अपने दुधारू गाय हैं और भैंसों की जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। 1 मिनट साथियों। देखो प्रभावित करने वाले कारकों की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आता है साथियों प्रजातियां।
क्या आती है, प्रजातियाँ। मतलब सबसे पहले अगर दुग्ध उत्पादन को कोई प्रभावित करेगा तो कौन करेगा, उसकी प्रजातियाँ करेगी, उस पशु की क्या करेगी, प्रजातियाँ, फिर उसकी नस्लें, फिर उसकी गर्भावस्था। सबसे पहले देखो प्रजाति किस प्रकार से प्रभावित करती है। दुग्ध की जो उपज जो है प्रजातियों में क्या होती है, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग दुग्ध की क्या होती है, मात्रा होती है, प्रोडक्शन प्राप्त होता है। जैसे कि दूध की मात्रा में होल्स्टीयन फ्रीजियन गायों की दुग्ध की मात्रा वाइट फलानी जो गायें होती हैं इनकी मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है। भैंस व भेड़ के दूध में वसा की मात्रा गाय व बकरी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रजातियां क्या करती है, मिल्क प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट आती है नस्लें। यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से क्या है, एक कारक है जो कि दुग्ध की पैदावार को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे बदावरी भैंस है, इसमें वसा की जो मात्रा है मुर्रा भैंस की कंपेयर में क्या होती है, अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है बड़ी गायें आमतौर पर अधिक दूध का क्या करती है, स्राव करती है। मतलब जो आकार में बड़ी होगी वो गायें दूध का क्या होगी, अधिक स्राव करेगी। इसके बाद में है गाय सामान्य रूप से अपने शरीर के वजन से 8 से 10% के बराबर प्रतिदिन दूध का क्या नहीं करेगी, स्राव नहीं करेगी। जबकि जो बकरियां होती है वो रोजाना दूध का स्राव अपने जो शरीर के वजन के 20% या अधिक के बराबर कर सकती है। सही है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट है गर्भाधान। क्या आती है, गर्भावस्था या गर्भाधान। देखो जब कोई भी गर्भावस्था होती है उससे पहले 5 महीने के दौरान क्या होती है, जो गर्भवती जो गायें होती हैं उनकी दूध की उपज क्या होती है, गिरावट होती है। मतलब गर्भावस्था से 5 महीने पहले क्या हो जाती है, गिरावट आने लग जाती है, किसमें, दूध की उपज में। और जो गैर गर्भावित जो गायें होती हैं उनमें समान जो स्तनपान होता है उसकी अवधि क्या रहती है, समान रहती है। हालांकि गर्भावस्था के 5वें महीने बाद में उपज में क्या आती है, तेजी से क्या आती है, गिरावट होती है। जो मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्तनपान की अवस्था और दृढ़ता। देखो दूध निकालने के लिए, दूध निकालने के 2 महीने के भीतर क्या आता है, पीक उत्पादन। मतलब एक ऐसा स्थान, ऐसा पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा क्या हो, उत्पादन हो। इसके बाद में दूध का जो स्राव है वो दृढ़ता से क्या होता है, काफी भिन्न होता है। और कुछ गायें क्या होती है, बहुत ही स्थिर होती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कौन सा कारक है प्रभावित करने वाला, नेक्स्ट है आयु। मतलब जैसे जैसे पशु की क्या होती है, आयु बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। शुरू की आयु में बढ़ता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर इसके बाद में है तनाव। तनाव भी क्या है, हाल ही में जो दूध की स्राव है इसमें तनाव की भूमिका का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है। चूंकि जानवरों में जो दूध का स्तर है वो स्राव करने के लिए चुना जाता है और इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव दूध निकालने में तेजी से क्या दिलाता है। जैसे अपन हार्मोन वगैरह नहीं देते क्या, जिसकी वजह से पशु क्या देता है, दूध देता है, तो वो स्ट्रेस पे क्या करता है, तनाव के लिए जो हार्मोन यूज में लेते हैं वो भी क्या करता है, दुग्ध उत्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मान लो कोई भी डिजीज हो गई कोई पशु में, तो वो भी क्या करेगी, दुग्ध उत्पादन को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। इसके बाद में चलते हैं 2021-22 के पेपर की ओर। इससे पहले मैं एक बार माइक को चार्ज लगा देता हूँ साथियों।
अब इसके बाद भी चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। नेक्स्ट पेपर है अपना 2021-22 का। कौन सा पेपर है? 2021-22 का पेपर है। देखो सबसे पहले अपन चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन अपने दो तो रिपीट हो चुकी है, वो है एक तो ब्रीड नस्ल की पूछी गई है, नेक्स्ट अपने है सिलेक्शन की पूछी गई है। दोनों डेफिनेशन की अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है किसकी? कोलोस्ट्रम की। किसकी है? कोलोस्ट्रम की डेफिनेशन। देखो कोलोस्ट्रम की डेफिनेशन क्या होती है? जो प्रसव होता है, जैसे कोई पशु क्या होता है, गर्भी मतलब जैसे गर्भित होने के बाद में जैसे ही उसका ब्यात होता है, जैसे ही वो ब्याता है तो उसके पश्चात, प्रसव के पश्चात में मादा पशु की जो ग्रंथियां होती है, जो क्या होती है? ग्रंथियां होती है, उनके जरावा एक क्या होता है, उनके द्वारा एक स्रावित जो क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जो कि 72 घंटे तक, जिसे अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, उसमें एंटीबॉडी होती है और उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कब तक होता है? 72 घंटे तक होता है, प्रसव के बाद में होता है। और एक क्या होता है? तरल होता है, जिसमें अत्यधिक क्या होती है? एंटीबॉडी उपस्थित होती है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना साइलेज। क्या आता है? साइलेज। हरे चारे की हरी अवस्था में, हरे चारे को हरी अवस्था में काटकर उसे हवा रहित स्थानों पर रखते हैं। हरे चारे को हरी अवस्था में काटकर उसे हवा रहित स्थानों पर रखते हैं तथा किण्वन के पश्चात में उस चारे को क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? उसका किण्वन होने के बाद में उस चारे को किस नाम से जाना जाता है? साइलेज के नाम से जाना जाता है, जिसका पीएच कितना होता है? 3.5 से 4% तक होता है। कितना होता है? 3.5 से 4% तक होता है। अब इसके बाद में देखो ब्रूडिंग। क्या आता है? ब्रूडिंग। ब्रूडिंग अपन ने चर्चा ही की थी कि क्या होता है, जो अंडज की जो उत्पत्ति होती है, अंडज की उत्पत्ति के बाद में चूजों को इनक्यूबेटर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और अत्यधिक गर्मी या सर्दी या बरसात बीमारियों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। उचित प्रकार से उसे खिलाते पिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रूडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रूडिंग करते हैं। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर पहले आ चुका है। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने हैं, नेक्स्ट अंतर है सर्विस पीरियड और ड्राई पीरियड। कौन सा होता है? सर्विस पीरियड और ड्राई पीरियड में अंतर पूछ रखा है। किसमें? सर्विस पीरियड और ड्राई पीरियड में अंतर पूछ रखा है। देखो पशु के प्रसव से लेकर उसे दुग्ध के सूखने तक का जो समय होता है, मतलब पशु का जो प्रसव होता है उससे लेकर दूध, मतलब जो दूध देता है ना, उस पीरियड को सारे को क्या कहते हैं? सर्विस पीरियड कहते हैं। और जो दुग्ध सूखने से लेकर, पशु का दुग्ध सूखने से लेकर ब्याने का जो क्या होता है, प्रसव का क्या होता है, टाइम होता है, उससे क्या कहते हैं? ड्राई पीरियड कहते हैं। मतलब जब वो दूध नहीं देता, वो 60 दिन का पीरियड। इसके बाद में देखो मादा पशु में सर्विस पीरियड लगभग कितना होता है? 7 से 8 महीने होता है। और उनका वो ड्राई पीरियड होता है, वो कितना होता है? 2 महीने का होता है। 1 मिनट साथियों। देखो अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपने को पूछा गया है विनिंग इन काउज। मतलब क्या करते हैं? गायों में बछड़ों को क्या करते हैं? अलग रखकर पालते हैं, उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। उसके बारे में पूछा गया है। देखो प्रसव के पश्चात में जब पशु ब्याता है, उसके बाद में जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं? अलग रखकर पालते हैं। अलग रखकर पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। और अगर साथियों आपको पूछे कि जो विनिंग की क्रिया करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य है मिल्क प्रोडक्शन को हाई रखना। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन को
हाई रखना, हाई करना उसका क्या होता है, मेन उसका उद्देश्य होता है। और ये जो विनिंग की क्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिखे पूरी प्रकार से तो सुन लो, अभी फिर PDF आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, ऐप में के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ऐप की वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो 2 प्रकार से होती है विनिंग की क्रिया। सबसे पहली है बच्चे को जो छोटे समय है, मतलब बच्चे को थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े कम समय के लिए उसकी माँ से क्या करते हैं, उसको दूध पीने के लिए छोड़ते हैं, और उसके पश्चात में जिसमें पशु जो पशु होता है वो क्या आ सके, मतलब थोड़ा क्या कर सके, वृद्धि कर सके। और यह जो प्रक्रिया है वो किस में अपनाते हैं अपन, मुख्यतः गायों में अपनाते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है बच्चे को जन्म से ही क्या करते हैं, मतलब इसमें तो थोड़े दिन क्या करते हैं, दूध पीने के लिए उसको छोड़ते हैं और उसके बाद में अलग करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को जन्म से ही माँ से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये डेयरी फार्मों पर क्या करते हैं, अपनाते हैं, और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका क्या करते हैं, मेनली इसका यूज करते हैं। इसके बाद में देखो मेनली ये दूध प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और ये गाय मुख्यतः है गाय में अपनाते हैं, और गाय और भैंसों में दोनों में ही ये क्या करते हैं, मेनली अपनाते हैं। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंस ऑफ जो देसी नस्लों का जो महत्व है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ ऊपर की ओर। इसके बाद में है नेक्स्ट अपना पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ, मतलब हॉर्निंग इन हाउसिंग इन पोल्ट्री, मतलब घर का क्या महत्व होता है, जो आवास है आवास का क्या महत्व होता है पोल्ट्री में। राइट इन डिटेल अबाउट डीप लिटर सिस्टम ऑफ हाउसिंग, मतलब हाउसिंग का जो डीप लिटर सिस्टम है वो क्या होता है, और इसमें पोल्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस होता है हाउसिंग का। साथियों 1 मिनट साथियों मैं चेक करता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सारा। साथियों बढ़िया तरीके से दिख रहा है, अगर नहीं भी दिखे ना तो इसको आराम से जूम कर लेना, यूट्यूब पर जूम भी होती है वीडियो, और इसकी क्वालिटी बढ़िया करके आराम से देखना, आराम से दिख जाएगा। अब देखो जो हाउसिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है पोल्ट्री में, इसके बारे में बताइए। और जो डीप लिटर सिस्टम होता है हाउसिंग का, आवास का, वो क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझाइए। देखो पोल्ट्री में आवास क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आवास की अच्छी व्यवस्था होने पर जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको जो धूप है, नमी है, वर्षा है और सर्दी है, इसके अलावा ठंडी है, मतलब ठंडी गर्म जो हवाएं हैं, इनके इससे क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। मतलब जो पक्षी वगैरह होते हैं जैसे मुर्गी वगैरह हो गई, बतख वगैरह हो गए, इनको क्या कर सकते हैं, धूप वगैरह, गर्म हवा वगैरह, सर्दी वगैरह, इनसे क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। और एक अच्छी आवास व्यवस्था होने पर पोल्ट्री को क्या कर सकते हैं, अपन पाल सकते हैं और बीमारियों को बचा सकते हैं। साथियों सबसे ज़्यादा अगर नुकसान बात करें बीमारियों का तो वो होता है मुर्गी पालन वगैरह में। तो अगर अच्छा आवास होगा तो उसमें बीमारियां वगैरह कम फैलेगी और उससे क्या होगा, लाभ अच्छा प्राप्त होगा। और आवास व्यवस्था सुविकसित होने पर जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको खाने पीने में क्या रहती है, आसानी रहती है। और जो बाह्य जो हानिकारक जो जानवर है जैसे कुत्ता बिल्ली है, इनसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, मुर्गी वगैरह, इनको क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो इस वजह से उनको क्या दे सकते हैं, आवास के द्वारा सुरक्षा दे सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना है डीप लिटर सिस्टम। कौन सा है, डीप लिटर सिस्टम। इस सिस्टम को एक ऐसे रूम में रखा जाता है, मतलब जो डीप लिटर सिस्टम है इसको क्या किया जाता है, ऐसे रूम में रखा जाता है जिसके जो फर्श है उसको क्या किया जाता है, 6 डिग्री या 6 इंच या 15 सेंटीमीटर मोटी लीटर की परत। मतलब लीटर क्या होता है, लीटर होता है साथियों बिछावन। क्या होता है, बिछावन, जो कि उनको रहने के लिए, अच्छी प्रकार से बैठने के लिए जो बिछाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, बिछावन कहते हैं। तो उनके बिछावन
बिछावन के लिए 6 इंच या 15 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाई जाती है, क्या की जाती है, मोटी परत बिछी हुई होती है। और लीटर सिस्टम से तात्पर्य होता है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि लंबे समय तक रखे जाने पर गलने के बाद में खाद का रूप ले लेते हैं। मतलब इसका लीटर की डेफिनेशन भी पूछी गई। लीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिछावन। क्या बोलते हैं साथियों, बिछावन। बिछावन किसे कहते हैं, बिछावन कहते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कि लंबे समय तक जो भी पक्षी वगैरह होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, उनके बीच नीचे जो रहते हैं, लंबे समय तक रहने पर वो गलकर किसका रूप ले लेते हैं, खाद का रूप ले लेते हैं। जैसे स्ट्रा आ जाएगा, घास फूस आ जाएगा, तो वो क्या ले लेते हैं, जो खाद का रूप ले लेते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा आ जाएगा, पत्तियां आ जाएगी, सूखी घास आ जाएगी, नारियल के पत्ते आ जाएंगे और मक्का के भुट्टे वगैरह आ जाएंगे, जो कि क्या कर लेते हैं, एक खाद का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, खाद का रूप ले लेते हैं। और जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स होती है, मतलब जो पोल्ट्री से जो भी अपशिष्ट मिलता है उसके साथ में मिलकर वो क्या कर लेता है, 8 से 12 इंच या 20 से 30 सेंटीमीटर मोटी डीप लीटर, मतलब एक मोटी बिछावन के रूप में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी बिछावन क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और वो क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी क्या होती है, खाद होती है। बहुत ही अच्छी क्या होती है, खाद होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं। और वो मर्दा में आसानी से फर्टिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। इसके बाद में देखो, इस पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम में पोल्ट्री को अधिक संख्या में लगभग 250 पोल्ट्री एक साथ अपन एक कमरे में लीटर पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लीटर का मतलब वो लीटर नहीं होता है मात्रा वाला, लीटर का मतलब होता है बिछावन। एक बिछावन में कितने रख सकते हैं, 250 पोल्ट्री एक साथ रख सकते हैं। इस सिस्टम में प्रत्येक पोल्ट्री के लगभग 3 से 5 फीट की क्या होती है, जगह होती है। और इस सिस्टम में जो प्रयुक्त होने वाला जो लीटर होता है वो कैसा होता है, सूखा होता है। लीटर का मतलब बिछावन क्या होता है, सूखा होता है, जो कि घास फूस की जो पत्तियां वगैरह होती हैं, ताकि उसमें जो भी नमी की मात्रा है उसको क्या कर सके, सोख सके। नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है पोल्ट्री में। अब इसके बाद में देखो, क्योंकि जो नमी की अगर उपस्थित होगी तो इस कंडीशन में पक्षियों में जो कॉक्सीडियोसिस होता है और वो जो वार्म इन्फेक्टस होता है, वो ऐसी क्या हो जाती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होता है साथियों, इससे मजदूरी की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। रोज साफ सफाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही जो होंगे पोल्ट्री होंगे, उनका जो अपशिष्ट आएगा वो किसके साथ में अपघटित हो जाएगा, बिछावन के साथ में। इसमें रोज में रोज सफाई की आवश्यकता नहीं होती है, मजदूरों की कम आवश्यकता होती है। इसे क्या कहते हैं, डीप लीटर सिस्टम, मतलब इसमें बिछावन होती है एक मोटी परत। इसके बाद में देखो, राजस्थान में डेयरी के महत्व पर एक लेख किसमें पूछ रखा है, राजस्थान में डेयरी के महत्व पर एक लेख पूछ रखा है। देखो राजस्थान में डेयरी का महत्व है। सबसे पहले देखो, बेहतरीन जो दुधारू पशु के जो नस्ल है उनके साथ में राजस्थान के जो देश है, देश का एक प्रमुख क्या है, दुग्ध उत्पादक राज्य है। मतलब बेहतरीन जो दुधारू नस्लें हैं वो क्या होती है, अपने राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि भारत में क्या करता है, दुग्ध उत्पादक राज्य है, बेस्ट। और जो भारत में 5वां सबसे बड़ा क्या है, 5वें सबसे बड़ा पशु जनसंख्या वाला राज्य भी क्या है, राजस्थान है। राजस्थान में गिर, थारपारकर, राठी और साहिवाल सबसे क्या है, अच्छी दुग्ध उत्पादक स्वदेशी नस्ल हैं। और नागौरी जो बेल है ये क्या है, अच्छा प्रजनन नस्ल है। इसके बाद में देखो, राजस्थान में जो भैंसों की जो जनसंख्या है इसके मामले में भारत क्या है, दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद में देखो, अगर राज्य का कुल सकल मतलब सकल दुग्ध उत्पादन देखे तो करीब कितना था, 17 लाख टन। कितना था, 17 लाख टन, जो कि भारत के कुल दूध उत्पादन का कितना था, 12%। कितना था साथियों, 12%। और इसके बाद में देखे आगे की ओर, तो आगे हैं कि जो वर्ष 2015 था,
वर्ष 2015 था, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान देखे किसका, सबसे बड़ा योगदान देखे पशुओं में, तो सबसे बड़ा योगदान किसका था, भैंसों का। किसका था? और इसके बाद में गाय का, फिर था बकरी का, और जो बकरी, गाय और बकरी है उनका दूसरा तीसरा स्थान था। और राज्य में जो समस्त दुग्ध उत्पादन है उसकी मार्केटिंग सहकारी समितियों के जो मजबूत जो नेटवर्क है इसकी सुगमता से क्या किया जाता है, तथा सहकारी जो समितियाँ होती है उनका नेटवर्क एक राज्य स्तरीय संगठन के नेतृत्व में क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, वर्तमान समय में राजस्थान में से कितनी है, 13,878। कितनी है? सहकारी डेयरी फेडरेशन कितनी है? 13,878 डेयरी सहकारी समितियां हैं। और राजस्थान में दूध का क्या है, जबरदस्त उत्पादन है, और दूध जो प्रसंस्करण है इन्हीं इकाइयों के द्वारा होता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, राजस्थान में जो डेयरी का विकास है वो 70 के दशक से आरंभ में राज्य सरकार की ओर राजस्थान राज्य डेयरी विकास नियम के जो तत्वावधान है इसके अंतर्गत शुरू किया गया, जिसका पंजीकरण कब किया गया, 1975 में। अब इसके बाद में ये आपके और भी पॉइंट्स हैं, राजस्थान में जो डेयरी है इसका महत्व के और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनकी एक बार रीडिंग लगा लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए स्थान का क्या महत्व है, और गाय भैंसों के लिए ये अपन बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। फिर इसके बाद में है दूधारू गायों और भैंसों को खिलाई पिलाई जाने का प्रबंध, और इसके बाद में है दूधारू जो गायें होती हैं उनको उनके जो उत्पादन क्षमता है इसको प्रभावित करने वाले कारकों इनकी की भी अपन चर्चा कर चुके हैं। देखो अब है अपना पेपर नंबर 2022-23। कौन सा है? पेपर नंबर 2022-23 है। देखो इसमें डेफिनेशन पूछी गई है सबसे पहले किसकी, लीटर की या बिछावन की। किसकी डेफिनेशन पूछ रखा है? लीटर की या बिछावन की डेफिनेशन पूछ रखा है। सबसे पहले देखो लीटर या बिछावन की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कार्बनिक या अपशिष्ट पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पानी को क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है, और वो कुछ दिनों बाद में एक अपघटित क्या बनता है, खाद के रूप में बन जाता है, जो कि जो अपने पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री का जो भी अपशिष्ट होता है वो मिलकर क्या बनाता है, खाद बनाता है। पशुओं को बांधने का वह स्थान जहां पर घास फूस और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, ताकि पशु क्या करता है, आराम से बैठ सके। और इस जो बिछाने की जो सामग्री होती है उसको क्या कहते हैं, लीटर या बिछावन कहते हैं। इसके बाद में है लूज हाउसिंग सिस्टम, मतलब खुला जो आवास सिस्टम होता है उसको देखो। वह हाउसिंग सिस्टम जिसमें पशुओं को दूध निकालने के लिए और उपचार के समय छोड़कर खुले स्थान में रखा जाता है। मतलब दूध निकालने व उपचार के समय को छोड़कर, अगर उसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसका दूध निकाल रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो समय होता है उसको खुला छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं लूज हाउसिंग सिस्टम। इसके बाद में है बैलेंस रेशियो। कौन सा आता है? बैलेंस राशन। क्या है बैलेंस राशन? क्या होता है? राशन की वह मात्रा जो कि जानवरों के विकास, रखरखाव और गर्भधारण जैसी विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा व अनुपात में क्या करता है, आपूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस राशन कहते हैं। इसके बाद में आता है लेयर। क्या आता है? लेयर। देखो व्यावसायिक अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों का पालन या पाली गई जो मुर्गियां हैं वो क्या कहलाती है? लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयर कहलाती है। इसके बाद में देखो इसके बाद में आता है विनिंग सिस्टम ऑफ काल्व रियरिंग, मतलब जो अपन अलग करके, मतलब पशु से अलग करके जो अपन काल्फ जो बछड़ा होता है उसका पालन करते हैं, उसके बारे में है कि वह पद्धति जिसमें बछड़ों को उसकी मां से अलग करके क्या करते हैं,
पालते हैं और यह मुख्यतः किस में अपनाया जाता है, डेयरी फार्मों पर अपनाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन क्या हो, अधिक हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट अपने अंतर है रफेजेज और कॉन्सेंट्रेट, मतलब दाना और चारा में अंतर। देखो दाना में देखो इसमें संपूर्ण पाच्य तत्व होते हैं, मतलब टोटल जो TDN होता है, टोटल डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 60% से क्या होता है, कम होता है। इसमें कॉन्सेंट्रेट में 60% से क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें तंतु में मात्रा होती है वो 98% या इससे भी क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। और यह है क्या है, तंतु में रेशा है सदैव 18% से क्या होता है, कम होता है। सदैव 18% से क्या होता है, कम होता है। यह क्या होता है, कम पाचनशील होता है। क्या होता है, कम पाचनशील होता है। यह क्या होता है, अधिक पाचनशील होता है। क्या होता है, अधिक पाचनशील होता है। इसके बाद में देखो इसको दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो फलीदार चारा और इसके अलावा एक होता है बिना फलीदार चारा। इसके बाद में इसको भी दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो अधिक प्रोटीन वाले कॉन्सेंट्रेट या दाना और एक होता है अधिक कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा देने वाले दाने। अब इसके बाद में देखो आगे क्या आगे है केयर और मैनेजमेंट ऑफ लेयर। किसके बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ लेयर के बारे में पढ़ना है। देखो देखो मैनेजमेंट ऑफ लेयर, जैसे ही जो मुर्गियां होती है अंडा देने के लिए क्या होती है, प्रारंभ होती है। मतलब जैसे ही मुर्गियां अंडा देने के लिए प्रारंभ करने वाली हो, उनको अंडे वाले जो घर होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मतलब अंडे देने वाले घर में क्या कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। मतलब जो लेयरिंग जो हाउस होता है, लेयरिंग जो हाउस होता है मतलब अंडे देने वाला जो हाउस होता है, घर होता है, उसमें भेज दिया जाता है जैसे ही मुर्गी क्या होती है, अंडे देने वाली होती है। और वहां पर रख कर ठीक से क्या दिया जाता है, उनको आहार प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, आहार प्रदान किया जाता है। इसके बाद में देखो जो अपने मुर्गियां होती है, जो मुर्गियां होती है उनको गर्मियों में क्या रखते हैं, अपने ठंडा रखते हैं। क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। और इसके अलावा गर्मियों के दिनों में जिस ओर से लू आती है, मतलब उस आवास में जिस ओर से लू आती है उस समय अपन उस तरफ क्या कर देते हैं, टाट या जो घास फूस होती है उसके पर्दे लगा देते हैं, ताकि रात के समय पर्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट है सर्दियों में जो दड़बे होते हैं उनको क्या करते हैं, जो अपना जो क्या होता है हाउस होता है उसको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। और इसके बाद में देखो, इसके बाद में है इसके लिए जो दड़बे होते हैं उनको उनके चारों ओर टाट, मतलब जो अपना हाउस होता है, जो मुर्गी को क्या करते हैं, लेयरिंग के लिए जो हाउस होता है उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, घास फूस के जो पर्दे होते हैं वो लगा देते हैं और पर्दों को हमेशा क्या करते हैं, लटका रहने देते हैं। पर्दों को सिर्फ दिन के समय में एक दो बार खोल दे, ताकि जो दड़बे होते हैं उनमें हवा या क्या आ सके, धूप आ सके। मतलब जहाँ पर अपन लेयरिंग के लिए जो मुर्गियों को रखते हैं उनमें क्या आ सके, उनमें हवा आ सके या धूप आ सके। तो एक दो बार उनको क्या कर देते हैं, जो पर्दे होते हैं उनको हटा देते हैं। इसके बाद में देखो 2.5 से 3 महीने की आयु के जो नर चूजे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद में देखो अगर आपके पास में जो बिजली की जो सुविधा हो तो दड़बे में जो अपनी जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों के लिए सितंबर से लेकर फरवरी तक सूर्यास्त होने से रात के 9 बजे तक बिजली की रोशनी का क्या करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए। और दड़बे को सुबह और शाम के समय क्या करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। ये अपने आते हैं मेनली लेयरिंग के लिए जो मुर्गी होती है उनका क्या करते हैं, उनका एक प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, वो आता है। इसके बाद में आता है टेल टू टेल सिस्टम, मतलब कौन सा है, पूंछ के सामने पूंछ वाली प्रणाली, जिसकी शायद अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके लाभ देख लो, इसके लाभ क्या है, दूध निकालने के लिए और गोबर
उठाने में क्या होती है, आसानी होती है। पशु गृह की दीवारें क्या नहीं होती है, गंदी नहीं होती है और देखने में अच्छा दृश्य लगता है। और एक प्रबंधक द्वारा दूध निकालते समय दोनों ओर का क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और पशुओं को शुद्ध वायु और प्रकाश मिलता है। हानियाँ क्या है, चारा एक बार में नहीं बढ़ सकता। मतलब चारा जैसे मान लो अगर उनकी जो चारा खिलाने का जो होता है ना, जैसे मान लो एक तो इस तरफ बांध दिया, एक इस तरफ, मतलब मुंह से मुंह प्रणाली हो गई, ये मुंह से मुंह वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर चारा डालने तो दोनों को एक साथ डाल दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो इधर मुंह होता है, एक इधर मुंह होता है और इनकी पूछे क्या होती है, दोनों की साथ में होती है। तो इनको अलग चारा डालना पड़ता है, इनको अलग चारा डालना पड़ता है। पहला नुकसान हो गया, हानि हो गई। इसके बाद में देखो, प्रथम प्रणाली से अपेक्षाकृत अधिक स्थान चाहिए। इसको क्या चाहिए, स्थान अधिक चाहिए और सफाई व दूध दोहने के लिए प्रकाश की क्या रहती है, कमी रहती है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग। क्या आती है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, इसमें ऐसे नर और मादा पशुओं को लिए जाते हैं। ब्रीडिंग के लिए इसमें ऐसे मादा और नर पशुओं को लिए जाते हैं जिनमें 6 पीढ़ी तक आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। आउट ब्रीडिंग में ऐसे मादा पशु और नर पशु लेते हैं जिनमें 6 पीढ़ी तक कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है और यह 6 पीढ़ी से बाहर के जो पशु होते हैं मतलब संबंधित हो सकते हैं, अर्थात ये क्या है, असंबंधित पशु है। अब इनमें क्या किया जाता है, ब्रीडिंग करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग। और जो अपने इन ब्रीडिंग होता है, इन ब्रीडिंग क्या होता है, उनमें जो रिलेटिव होते हैं उनके बीच में ही क्या किया जाता है, ब्रीडिंग करवाया जाता है। और अगर आउट ब्रीडिंग के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले है असंबंधित पशुओं के अच्छे गुणों में क्या लाना, संतति में लाना। जो असंबंधित जो पशु है उनके अच्छे गुण किसमें लाना, पशु में लाना। नई पशु नस्लें विकसित करना, संतति में अधिक संकरोज उत्पन्न करना। संकरोज का मतलब होता है, संकरोज का मतलब क्या होता है, जैसे अपना कोई पीढ़ियों से कोई चल रहे हैं, पेरेंट्स चल रहे हैं, पेरेंट्स से अधिक उपज मतलब अधिक मिल्क प्रोडक्शन वगैरह देना क्या कहलाता है, संकरोज। और इसके बाद में है संतति में माता पिता की अपैर में वांछित लक्षण होना, संकरोज कहलाता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है अधिक कार्य व उत्पादन हेतु नस्लें पैदा करके व्यवसायिक लाभ कमाना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपनाता है बही प्रजनन के प्रकार। बही प्रजनन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, देखो 4 प्रकार हैं। पहला है भिन्न ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, फिर है क्रॉसिंग, फिर आता है प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन, फिर आता है अपना ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति। देखो सबसे पहला अपना है भिन्न संकरण। क्या होता है भिन्न संकरण, जब एक ही शुद्ध जाति के असंबंधित नर और मादाओं को मिलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, भिन्न संकरण कहते हैं। इसके लाभ क्या हो सकते हैं, यह अधिक आनुवंशिकता वाले गुणों के लिए क्या है, सर्वोत्तम है। जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, शारीरिक वृद्धि हो गई, इनके लिए क्या है, उपयुक्त है। इसके अलावा विशेषकर औसत से कम गुणों वाले पशु जो समूह होते हैं उनमें सुधार की क्या है, एक अच्छी विधि है। इसके बाद में आता है संकरण। क्या आता है, संकरण। देखो इसमें क्या होता है, वह विधि जिसमें नस्लों के जो नर और जो मादा होते हैं उनमें आपस में क्या कराया जाता है, सहवास करवाया जाता है। यह विधि उस समय यूज में ली जाती है जब संतति को सीधे बाजार में क्या होता है, बेचना होता है, तब संकरण को क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं संकरण के प्रकार। मेनली क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस क्रॉस और नेक्स्ट क्या होता है अपना, नेक्स्ट होता है ट्राई क्रॉस। कौन सा होता है, ट्राई क्रॉस। फिर होता है टॉप क्रॉस और फिर होता है बैक क्रॉस। इनको देख लेना। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे क्रमोन्नति वगैरह ये आउट ब्रीडिंग के क्या है, मेथड्स है, तो इनकी एक बार रीडिंग लगा लेना। फिर इसके बाद में आता है मेनली अपना कि रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। मतलब राष्ट्रीय आय में जो अपने एनिमल्स है, जो पशु है, इनका क्या महत्व है, राष्ट्रीय आय में इन पशुओं का क्या महत्व है। सबसे पहले देखो जो कृषि से रिलेटेड जो अपने पशु होते हैं, पशुओं का क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये किसमें, नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्रीय आय में। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, आप स्वयं समझ जाओगे। पहला है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे
मिल्क आ गया। अब पशु क्या देते हैं, पशु एक तो मिल्क प्रदान करते हैं, मतलब दूध देते हैं। अब मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, मिल्क के अलावा भी मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन प्रोडक्ट्स का क्या है, नेशनल इकोनॉमी में क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्या है, इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट वूल, मतलब क्या है, ऊन। क्या है साथियों, ऊन। भेड़ों से क्या होती है, ऊन अधिक प्राप्त होती है, तो भेड़ों को पालने से अपने को क्या मिलती है, ऊन मिलती है, जिसका एक्सपोर्ट करके भी क्या कर सकता है, नेशनल इकोनॉमी में क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। फिर इसके बाद में आता है लेदर, मतलब जो पशुओं की जो खाल होती है, जो चमड़ी होती है, उनसे क्या करते हैं, चमड़ा निकालते हैं, लेदर निकालते हैं, जिसका बहुत सारे उद्योगों में क्या करते हैं, यूज़ लेते हैं। जैसे जूते बनाने में, कोट बनाने में, पर्स बनाने में क्या करते हैं, चमड़े का यूज करते हैं, तो लेदर का हो गया। फिर इसके बाद में है हॉर्न्स एंड हूज, मतलब जो पशुओं के जो सींग है और जो खुर है, इनका क्या करते हैं, सजावटी वस्तुएं बनाने में क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे बटन वगैरह बनाने में, कंगे वगैरह बनाने में सींग और खुर का यूज लेते हैं, पशुओं के सींग और खुर का यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेन्यूर। मेन्यूर मतलब खाद, जो पशु होते हैं उनका जो अपशिष्ट होता है, उनका यूज किस रूप में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं, जो कि फसल की मृदा की क्या करते हैं, उर्वरा क्षमता या फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर आता है बोन मील, मतलब जो हड्डियां होती है, हड्डियों का जो चूरा प्राप्त होता है, वो क्या करते हैं, मुर्गियों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। मतलब ये है, ये क्या है, पौष्टिक आहार है उनके लिए। फिर इसके बाद में आता है मीट और मटन, मतलब भारत में जो मक्के का जो बकरे का जो मांस है, वो क्या करते हैं, अधिक यूज में लेते हैं। भोजन में प्रोटीन वगैरह के लिए मीट और मटन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में है अदर यूटिलाइजेशन की बात करें तो खेती में यूज होता है। खेती में यूज जैसे बैलों के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बैलों का यूज हो गया। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है यातायात या परिवहन में। किस में होता है, यातायात या परिवहन में यूज होता है। फिर अगर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो सुरक्षा और मनोरंजन में। किस में होता है, मनोरंजन के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर सजावट के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर इनके बाद में देखो नेक्स्ट है भारत में जो मुर्गी पालन की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में देखो। उनमें निम्नलिखित क्या है, मुख्य पद्धतियां हैं। पहली कौन सी है, फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम। कौन सी आती है, फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम। दूसरी है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। फिर है इंटेंसिव सिस्टम, इसमें आती है डीप लीटर सिस्टम की चर्चा कर ली। एक होता है केज सिस्टम या पिंजरा वाला। सही, इंटेंसिव में कौन सा आता है, डीप लीटर सिस्टम, जिसकी अपन चर्चा कर ली, एक बिछावन बिछाते हैं। अब इसके बाद में देखो केज सिस्टम। फिर है बैकयार्ड पोल्ट्री कीपिंग सिस्टम। फिर आता है फोल्डिंग यूनिक सिस्टम। अब देखो सबसे पहले आता है इंटेंसिव जो अपना सिस्टम है, मतलब इंटेंसिव सिस्टम की अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन सा की, इंटेंसिव की। इंटेंसिव में कौन सा है, डीप लीटर सिस्टम। डीप लीटर सिस्टम की अपन चर्चा कर लिए हैं कि 250 पक्षी क्या होते हैं, एक साथ में रहते हैं और इसमें एक बिछावन का यूज करते हैं। बिछावन का यूज करके वो पहले तो कम होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है, फिर वो ज़्यादा सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, एक परत बन जाती है, जिसमें जो पोल्ट्री होती है उनका क्या हो जाता है, अपशिष्ट भी क्या हो जाता है, मिल जाता है। हेलो, गुड इवनिंग। बताइए। अभी मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ अभी क्लास में। ठीक है जी साथियों, अब आगे की ओर चलते हैं कि डीप लीटर सिस्टम में क्या करते हैं, बिछावन का यूज करते हैं। जो कि बिछावन क्या करती है, बिछावन में जो पोल्ट्री वगैरह रखते हैं उनका अपशिष्ट क्या कर लेता है, वो सोख लेता है और इससे जो बिछावन होती है वो क्या कर देते हैं, कुछ समय बाद में एक मोटी परत बनने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इससे मजदूर वगैरह क्या लगते हैं, कम लगते हैं। 250 पक्षी एक साथ में इसमें पालन कर सकते हैं। ये डीप लीटर सिस्टम हो गया, जो कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके एडवांटेज वगैरह है। एडवांटेज पहले अपन क्या किए थे, एक शॉर्ट भाषा में किए थे। अब देख लो, कीट और रोगों की
सुरक्षा आ जाएगी, उचित वृद्धि और विकास होता है। और इसके बाद में कम स्थान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बिछावन पर ही 250 पक्षियों का क्या कर लेते हैं? पालन कर लेते हैं। बुरी आदतों से बचाव रहता है। और इसके बाद में मतलब इनकी बुरी आदतें कैसी, जैसे पंख नोचना वगैरह है, एक दूसरे को काटने हैं, इन सभी की क्या होती है? बचाव होता है। श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? जो बिछावन हो जाती है, बिछावन होती है, उससे क्या हो जाती है? पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं निम्नलिखित जो नस्लें होती है उनका मूल स्थान, वितरण और शारीरिक विशेषताएं और उपयोगिता क्या है? जो 4 नस्लें हैं, साहिवाल, सिरोही, चोखला और मुर्रा, इन नस्लों की क्या है? सबसे पहले है इनका मूल स्थान, वितरण और शारीरिक विशेषताएं और उपयोगिता। तो साथियों आप सभी को शायद अच्छी प्रकार से याद होगा ये नस्लों के बारे में, तो क्योंकि हर कोई स्टूडेंट किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, उसमें नॉर्मली ये चीज़ें तो आती है, या 12th क्लास में भी आपकी आई थी, तो इनको तो पढ़ लेना, ये तो कोई खास नहीं है। और इसके बाद में अगर चर्चा करें अपन आगे कोई, ये नस्लें पढ़ लेना। फिर इसके बाद में सर अपन चर्चा करते हैं कि साथियों स्टेट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, पर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी अदर जो कॉलेजों में स्टूडेंट्स हैं, अब आपने क्लास ली, आपको विश्वास हुआ कि अपना कैसा मटेरियल है, तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट एक ही है कि आप अन्य विद्यार्थियों को भी क्या कीजिए? एक बार शेयर कीजिए। तो साथियों कल एक स्टूडेंट्स का कॉल आता है, कल सुबह एक स्टूडेंट का कॉल आता है, सेकेंड ईयर से स्टूडेंट था, और उसके कॉलेज का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर एक स्टूडेंट का कॉल आता है। वो बोलता है कि सर आप जो स्टेट पढ़ा रहे हो ना, उसमें न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हो। क्या मैसेज आया? न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे हो। किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर 4 नंबर का टॉपिक आपने नहीं करवाया। किसी ने क्या मैसेज किया, किसी ने क्या किया? मैंने कहा कि साथियों जितना भी अगर पढ़ा है ना, वो सोच समझ के पढ़ा है, तो आप वो पढ़िए, एक बार बिलीव तो करिए। तो उन स्टूडेंट्स ने मतलब ऐसे वे देखा कि ये तो जो मटेरियल है ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया। और किसी ने एक ने तो कमेंट भी किया था, एक स्टूडेंट ने, कि सर मटेरियल अच्छा नहीं है। पर साथियों 100 में से 1-2 तो अपवाद निकलते हैं, पर उनको भी अब तो एहसास हो गया था कि कैसा मटेरियल था। तो साथियों मैं आपसे एक बार चर्चा कर लेता हूं, जो चौथा टॉपिक था उससे क्वेश्चन आया है टाइप फर्स्ट एरर, डेफिनेशन आई है टाइप फर्स्ट एरर, तो जो कि मैंने सॉल्यूशन में करवा रखी थी। टाइप फर्स्ट एरर की डेफिनेशन मैंने सॉल्यूशन में करवा रखी थी, तो वहां से आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा था कि यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा। जैसे वो प्यासो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, पहले टॉपिक करवाया, उसी में कहा था कि टिप्पणी में क्वेश्चन आएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था, और वैसे ही क्वेश्चन आया उसी वे में। मैंने कहा था दूसरे टॉपिक के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आए। टेस्ट को जो टेस्ट थे उनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वहां से क्वेश्चन आया। कंप्लीट एनुमरेशन और सैंपलिंग में अंतर बताया, वो एजीटीस ऐसा का ऐसा यार बिल्कुल समझाया भी था आपको। तो साथियों एक चीज को मैं बोलूंगा कि जो अदर यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार ये सही है आप जरूर करना स्टेट वाला कोर्स। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं ओनली मैथ। अगर किसी स्टूडेंट के ओनली मैथ बेक है, ओनली मैथ बेक है, तो साथियों स्टेट से बहुत ही अच्छा और बहुत ही वंडरफुल इसमें क्या है मटेरियल अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा मैं गारंटी लेता हूं कि एक स्टूडेंट अगर कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, जैसा आपने स्टेट में देखा कितना भी वीक स्टूडेंट था आराम से बढ़िया तरीके से पास हो सकता था, वैसा ही मैटर है अपने मैथ में। मैथ का मटेरियल अवेलेबल है, इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ये पढ़ने के बाद में अगर ध्यान से पढ़ कर लेता है ना, तो इसके बाद में रिफंड की मैं गारंटी देता हूं अगर कोई स्टूडेंट के बैक आ जाए तो। पर बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी अगर पढ़ेगा, क्योंकि मैं मेरे कोर्स में से सारे क्वेश्चन ऐसे एजिटिस ऐसे कैसे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो साथियों ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और एक और मैं चीज बता देता हूं, जैसा कि स्टूडेंट से बर्ताव कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि सर 79 तो क्या है, ज्यादा पैसे हैं। 79 तो ज्यादा पैसे हैं साथियों, उन्हीं को मैं
अगले साल आप भी देखोगे कि वो 750 रुपये देंगे। कितने देंगे? 750 रुपये बैक के देंगे। उन्हीं स्टूडेंट्स को आप देखना और अगले साल भी फिर भी उनको यहीं आना पड़ेगा। तो साथियों, अगर किसी स्टूडेंट के मैथ बैक है तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ आराम से बढ़िया तरीके से 349, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, महीना पैसे नहीं रखते हैं। और यहाँ पर पैसे ओनली मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है 750 रुपये, सॉरी 750 रुपये वहाँ पर यूनिवर्सिटी में लिया जाता है, यहाँ पर ओनली 349 मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है। साथियों, आपको भी पता है अगर कोई अपने जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर लाइट यूज हो रही है, इनके भी कुछ तो लगता होगा ना साथियों, वो चीज़ें आपको नहीं दिखती है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूट्यूब से अपने को 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं मिलता है और ना ही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इतने ही तो यूज़ आते हैं और उनमें बहुत कम, 1 रुपया भी नहीं बनेगा इस वीडियो से। पर साथियों, आप सभी की दुआएं और प्यार इतना है कि हमारे को बस उसी की ज़रूरत है और पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे मतलब ऐसे एहसान दर्शाते हैं कि पता नहीं हमने तो क्या कर दिया आपके लिए। एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया, वो शायद यूपी से किसी कॉलेज में था, वो बार बार मेरे को भेज रहा था कि सर इसकी मैराथन क्लास लगा दीजिए। तो वो पता नहीं कौन से ईयर में था। अब उसने एक फॉरेस्ट्री भी की भी क्लास थी। मैंने उसको कहा कि ये फॉरेस्ट्री की क्लास तो अपने ऐप में अवेलेबल है और शायद उस टाइम थी वो 79 की थी। अब 79 के लिए मैंने कहा तो वो बोलता है कि यूट्यूब पर डाल दो इसको। अब मैंने कहा कि अपन ने ऐप भी बना रखा है तो उस पर भी कुछ ना कुछ तो डालें ना, उसका भी मेंटेनेंस तो चलाएं ना। तो फिर वो मेरे को क्या बोलता है कि मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा, आपको घमंड आ गया है। जी बिल्कुल, मेरे को घमंड आ गया है और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको प्लीज़ पहले जाकर अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि घमंड तो उसी स्टूडेंट में है कि मैंने जब उसको मटेरियल बता दिएगा, अच्छी तरीके से मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, फिर भी ऊपर से आकर ऐसे। तो साथियों, एक चीज़ों का, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, कहीं भी चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने अब इस चीज़ को नोटिस किया है कि नेगेटिव लोग कितने होते हैं। तो नेगेटिविटी कहीं भी मत दिखाया करो, सोच समझ के कोई चीज़ बोला करो। जैसे स्टेट के लिए इस क्लास में होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो स्टेट के लिए ऐसे सोच रहे होंगे कि 79 का कर दिया चार्ज और पता नहीं क्या दे रहे हैं उसमें, क्या नहीं दे रहे हैं। अब एहसास हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेट का कोर्स लिए थे। उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। और वो शायद कमेंट्स में बता भी देंगे बढ़िया तरीके से कि कैसा हुआ है। और साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी वो लास्ट भी थी, सही। इसके बाद में भी और टॉपिक बच रहे हैं। आप सोचो कि अब तो टॉपिक है ही नहीं। देखो, इसके बाद में अगर कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, साथियों फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अगर कोई स्टूडेंट है, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, टोटल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है और कंप्लीट क्लासेस मिलेगी मात्र 499 में। कितने में? मात्र 499 में। एक सब्जेक्ट कितने की पड़ रही है? 70 रुपये की। कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, सारा गाइडेंस उसको मिलेगा। व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज कर सकता है, ऐप में भी कर सकता है, सारे सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ भी रखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है आपकी नज़र में जिनका टाइम टेबल आ गया है, जिसे स्कैन वालों का 18 तारीख से एग्जाम है, अभी भी पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ाई इस प्रकार से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते थे कि एक दिन में हम स्टेट को कैसे पढ़ेंगे, पर उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने एक दिन में ही 6 घंटे की क्लास लेकर और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी है और वो आज मैसेज भी करते हैं। तो साथियों, स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को गाइड जरूर करना चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। टोटल 10 की 10 सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है, तो उनको गाइड जरूर करना। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन ऑफ, जो अपने चिकन एग्स होते हैं उनका आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन। साथियों, एक इनक्यूबेटर मशीन होती है, उनमें क्या किया जाता है, कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, एक तापमान प्रदान या उनको वातावरण प्रदान किया जाता है। देखो, मुर्गियों में आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिससे एग को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तथा इस मशीन में अंडे सेने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती है, जो भी वातावरण के जो फैक्टर है, तापमान वगैरह, वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। इनक्यूबेटर के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है
शीतल इंक्यूबेटर, दूसरा होता है कैबिनेट इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर में जो परिस्थितियां होती है विकास प्रदान करने के लिए, उसमें आर्द्रता 40 से 60% होती है, उपयुक्त तापमान 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वायु कितनी होती है 21% होती है, 0.5% क्या होती है CO2 होती है। और इंक्यूबेटर में अंडों को सेने के लिए 3 से 18 दिन तक क्या किया जाता है, रखा जाता है। फिर इसके बाद में उनको क्या किया जाता है, पलटा जाता है। और लगभग कितने बार पलटा जाता है, 3 से 4 बार उनको क्या किया जाता है, पलटा जाता है। इसके बाद में देखो अंतर है नेचुरल ब्रूडिंग और आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में। इसमें जो नवजात चूजे होते हैं उनको मुर्गियों द्वारा किया जाता है। मतलब अपन ने चर्चा कर ली नेचुरल और आर्टिफिशियल ब्रूडिंग के बारे में। इसमें क्या करते हैं, जो चूजे होते हैं उनका पालन कौन करती है, मुर्गी करती है। मुर्गी उनको टेम्परेचर वगैरह प्रदान करती है। इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक विधि से इनका क्या किया जाता है, इनक्यूबेटर में इनका पालन किया जाता है। इसमें एक समय में केवल 10 से 15 चूजों का ही क्या कर सकते हैं, पालन किया जा सकता है। और इसमें एक समय में एक साथ अनेक चूजों का पालन कर सकते हैं। और चूजों को दड़बों में रखा जाता है। और इसमें जो चूजे होते हैं उनको यंत्रों या उपकरणों में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डिजाइन ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। मतलब जो पोल्ट्री हाउसिंग है, मतलब पोल्ट्री के लिए जो घर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा तापमान, आर्द्रता और प्रकाश और मृदा की सतह से ऊंचाई। और इसके अलावा घर की दिशा का निर्धारण, मतलब कैसी दिशा होनी चाहिए, पूर्व और दक्षिण दिशा होनी चाहिए। तो साथियों आज की जो एनिमल हस्बेंड्री है इसकी क्लास अपनी कंप्लीट होती है। और टोटल अपने सेमेस्टर की अपन ने चर्चा कर ली है। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है, ताकि अपना साथ यहीं तक नहीं था आगे तक भी अपना साथ रहेगा। और अपने जो साथी है जूनियर्स हैं, अन्य कॉलेज के साथी हैं, उनको गाइड जरूर करना साथियों। और अपना साथ हमेशा बना रहेगा आपके साथ में। कोई भी आपको डाउट आता है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। दोबारा से मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 8690596638। इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो उसका समाधान करवा सकते हो। और साथियों आपके कोई भी कमेंट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, इन नंबरों पर कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।